नमस्कार। मेरा नाम मगन देव नारायण सिंह है। पेशे से पत्रकार हूँ। आज मैं एक विषय लेके आप सब लोग के सामने आया हूँ। विषय है हमारे प्रेरणा स्रोत बुज़ुर्ग। आज के आपाधापी की ज़िंदगी में हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो उपेक्षित महसूस करते हैं। उनके घर के बच्चे नौकरी पेशा की तलाश में शहर में चले जाते हैं, गांव में बुज़ुर्ग रह जाते हैं उपेक्षित, और जो शहर में हैं उनके भी बाल बच्चे नौकरी पेशा में व्यस्त रहते हैं। इसलिए उनको समय नहीं मिल पाता कि अपने बुज़ुर्गों के पास बैठ के थोड़ी देर उनसे बात करें। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विषय है जिससे हमारे बुज़ुर्ग अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ समाज सेवी श्रीमती नीलम छाबरा जी हैं और शिक्षाविद डॉक्टर रश्मि शेखर जी हैं। पूर्व आईएएस जो बिहार सरकार के कई विभागों में अपनी दक्षता साबित कर चुके हैं वो हैं श्री सुधीर राकेश। उनसे भी हमारी आज बातचीत होगी। बातचीत की शुरुआत मैं श्रीमती नीलम छाबरा जी जो समाज सेवी हैं उनसे करूंगा। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में उन्होंने क्या महसूस किया है। क्या सचमुच हमारे बुज़ुर्ग उपेक्षित हैं? हमारे बुज़ुर्ग प्रेरणा स्रोत हैं, फिर वो उपेक्षित क्यों हैं? हम उनसे प्रेरणा क्यों नहीं लेते हैं? हम उनके अनुभवों का लाभ क्यों नहीं उठाते हैं? हमारे जस्ट दाएं में हैं बैठी हुई नीलम छाबरा जी। नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए आपने क्या महसूस किया है? क्या सचमुच हमारे बुजुर्ग उपेक्षित हैं? जी, सबसे पहले नमस्ते। मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बुजुर्ग हमारे प्रेरणा स्रोत। देखिए, ये जो विषय है इस पे आज वाकई हमें सोचने की ज़रूरत है। ऐसा है कि वृद्धावस्था तो जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति आज युवा है वो कल बूढ़ा होगा ही। और बुजुर्ग शब्द जब हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है तो हमें एक बहुत ही मैच्योर और उम्र वाले व्यक्ति की छवि हमारे दिमाग में आती है और हमें लगता है कि ये बुज़ुर्ग तो अब किसी काम के नहीं रहे। और आज का जो समाज है हम देख ही रहे हैं किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी अपने बुज़ुर्गों से इतनी दूर होती चली जा रही है। पर वाकई अगर सच देखा जाए तो जो कि हमारी टॉपिक है प्रेरणा स्रोत, तो बुज़ुर्ग हमारे तो गुणों और अनुभवों का खजाना है। अगर सही मायने में देखा जाए तो हम जो चीज़ें आज उनसे प्राप्त कर सकते हैं वो और कहीं से नहीं हमें मिल सकती। वो कहते हैं ना कि जब एक किसी समझदार बुजुर्ग की मौत होती है तो एक कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी जलकर राख हो जाती है। तो जो हमारे बहुत सुंदर बात आपने कही है जी, जो बुजुर्ग हैं हमारे वो अपने अनुभवों और गुणों का भंडार हैं। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम उनसे जितना लूट सकें लूट लें। अगर हम ये नहीं कर पाते तो वो हम बदनसीब हैं, उनकी उसमें कोई वो नहीं है ना। और उसके बाद जैसे वो बहुत अच्छी एक कहावत है कि सुनाया करें अगर कोई बुजुर्ग तो सुन लिया करो, अनुभव और उम्र कहीं ज़्यादा होती है तुमसे उनकी। बहुत सुंदर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव और देखी हैं और किस तरह से अपने परिवारों को पाला है और यहाँ तक पहुँचे हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए और हमेशा उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। रश्मि शेखर जी, आप शिक्षाविद हैं। आप क्या बताना चाहते हैं आज के युवाओं को कि जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे समाज के बुज़ुर्ग हैं,
उनके पास ज्ञान का कितना बड़ा भंडार है। ये ज्ञान उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है। उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए आज की जो युवा पीढ़ी है उनको अपने बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से आज का जो युवा पीढ़ी है ना, उसमें एक रोग आ गया है और वो रोग है टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि आज छोटे बच्चे को भी अगर कोई सवाल नहीं आ रहा हो तो वो 1 मिनट के अंदर गूगल खोलता है और उस पर टाइप करके जवाब खोज लेता है। पर सवाल होता है कि वो भी तो एक मशीन ही जवाब दे रहा है ना। जहाँ पे भावनाओं से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे आम जीवन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो गूगल टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं जवाब दे सकता है। तब उस समय हमारे युवा पीढ़ी को हम बुज़ुर्ग ही, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, वो याद आते हैं और अनुभव करते हैं कि नहीं, इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो सही है और उनसे वो प्रेरणा ले सकते हैं। एक सिंपल सा कहावत है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। ये सभी जगह पे लागू होता है और हमारे बुज़ुर्गों के साथ भी वही लागू होता है कि वो एक धरोहर है, वो हमारी संपत्ति है जिसे हर युवा, हर वर्ग को सम्मान देना चाहिए। अगर वो सम्मान देंगे तो जो युवा है वो सही रास्ता पकड़ेगा और सही रास्ता पकड़ेगा तो तरक्की की ओर जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, अगर युवा तरक्की करना चाहते हैं तो अपने सर पे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेके ही तरक्की कर सकते हैं। इसके बिना ये कामयाबी, ये जो शोहरत है, सब बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। हमारे बुज़ुर्ग इतना चीज़ पहले से देख चुके होते हैं, इतनी कठिनाइयों को झेल चुके होते हैं कि उन सब के पास उनका हर एक पहलू का प्रोज एंड कॉन्स जो कहते हैं उन्हें पता होता है। इसीलिए मेरा तो यही सभी युवाओं से आग्रह है कि घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो गूगल के बदले उन बुज़ुर्गों से पूछें, उन बुज़ुर्गों को समय दें। वो जो टेक्नोलॉजी पे गेम खेलते रहते हैं उनके बदले उन बुज़ुर्गों के साथ समय बिताएं, इससे अनुभवों का लाभ लें। इससे बहुत तरह का लाभ है। एक तो भावनात्मक जोड़ है जो कि कभी भी एक टेक्नोलॉजी नहीं जोड़ सकता है, और एक कहते हैं ना सही अनुभव का आपको मिलेगा विश्लेषण। इसलिए हर युवाओं से यही है कि अपने घर के बुज़ुर्ग को इज़्ज़त दे और सम्मान दे और उनके अनुभवों का ज्ञान अर्जित करें। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप जिस गूगल की चर्चा कर रहे हैं कि आजकल गूगल के पीछे ही सारे लोग पागल हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी उनका नाम रख दिए हैं गूगल गुरुजी। वो जब गूगल बोलते हैं तो बोलते हैं आजकल हर बात में लोग गूगल गुरुजी से पूछते हैं, लेकिन उनके घर में गूगल से भी ऊंचा गूगल बैठा हुआ है। उनके पास बैठना नहीं चाहते, उनसे कुछ सीखना नहीं चाहते। नीलम छाबरा जी, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हुए आपको क्या अनुभव हुआ? क्या सचमुच हमारे बुजुर्ग उपेक्षित हैं? आज की युवा पीढ़ी सचमुच उनसे बैठने से कतराती है? जी, जो मैंने अनुभव किया कि आज हमारा युवा पीढ़ी जिस ओर जा रहा है, वैसे तो जेट एज इसको कहते हैं, बट जो चीज़ हमारे बुज़ुर्गों में है वो आप जितना स्पीड से चलें, जिस तरह से भी चलें, जो ज्ञान वो दे सकते हैं वो आपको आपके जीवन का एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। और अक्सर आज हम देखते हैं कि भाई जो पेरेंट्स हैं, मोस्टली वर्किंग पेरेंट्स हैं सब, और उनको ज़रूरत होती है कि बच्चों को देखे कोई घर पे, क्योंकि सारे पेरेंट्स बच्चों को नौकरों दाइयों पे छोड़ना नहीं चाहते। तो अगर वो ज़रूरत होती है तो वो अपने पेरेंट्स को चाहे गांव से चाहे घर से बुला लेते हैं अपने पास, और वैसे अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ के लिए वो अपने पेरेंट्स को बुला लेते हैं। लेकिन फिर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका भी कोई स्वार्थ है अपने बच्चों के साथ रहने का। जी जी, वो उनका पूरा नहीं हो पाता। पूरा नहीं। देखिए, बुजुर्ग हमारे जो हैं वो ज़िंदगी में किस किस तरह की मुश्किलों के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जो अपना परिवार पाला होता है। कई बुज़ुर्ग तो सारी ज़िंदगी बस उनके परिवार के ही अच्छाई में, चाहे उसी में लगा देते हैं। उसके बाद फिर वो वहाँ तक पहुँचते हैं
तो बच्चों को लगता है कि भाई ये तो अब किसी काम के नहीं रहे। पर सच पूछिए तो बुजुर्ग जो हैं वो आप किसी भी दृष्टिकोण से देख लीजिए, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो, सामाजिक हो, मेडिसिन फील्ड में देख लीजिए, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, वो हर दृष्टिकोण में हमारे काम ही आए हैं। अभी मैं आपको छोटा एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी जो कोविड आया था, जी जी, कोविड आया था, सब बहुत परेशान थे। बाकी तो मेडिसिन्स अपनी जगह थी, पर जो मेन नुस्खे हमें काम आए वो हमारी दादी, नानी और बुजुर्गों के नुस्खे हमें काम आए। अब वो दवाएं हमारे रसोई घर वो में उपलब्ध थी, पर वो ज्ञान हमें किसने दिया? हमारे बुजुर्गों ने दिया। लोगों ने काढ़े पिए, बहुत काढ़े पिए, हल्दी दूध पिया, उसके बाद फिर कई वो गिलोय और ये और वो सारे कहाँ से? वो हमारे बुजुर्गों ने ही हमें ये बुजुर्गों का उससे अनुभव था। अवगत कराया। जी। वो उन्हीं का अनुभव था जो हम इतनी बड़ी विपदा से मतलब बाहर आ पाए। जी। हालांकि हमने बहुत नुकसान भी हमें बहुत हुआ, बट बहुत हद तक बुजुर्ग ही हमारे काम आए। या आप कोई सामाजिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, आज समाज में शादी ब्याह जो भी होते हैं या फिर कोई भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हैं, हम किसके पास जाते हैं? हमें तो कोई आइडिया नहीं शादी है। ब्याह की चर्चा की जी इस पर हमको एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गांव के एक किसान के यहाँ शादी का आयोजन था। जी तो जो लड़की पक्ष वाले थे उन्होंने शर्त एक रखी कि भाई सब कुछ मंजूर है, लेकिन आप जब बारात लेके आए तो आपके साथ कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बताइए। तो सब लोगों ने कहा कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, नहीं लेके आएंगे। तो जो उनके लड़का के नाना थे, जो बड़े उम्र दराज व्यक्ति थे, वो जब सुने तो बोले ये कैसे होगा, हम तो जाएंगे ही। तो हुआ कि एक बांस के टोकरी में ढक के उनको ले जाया गया। वहाँ जो लड़की पक्ष के लोग थे उनको लगा कि जो नहीं, कुछ कमी है इस लड़के में, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। लोगों ने पूछा भाई क्या कमी है? तो बोला क्या कि जो वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक मेरी शर्त है। वो चाहता था कि ये शादी हम ना करें। तो लड़का पक्ष के लोगों ने कहा कि भाई क्या कमी है? बोला वो छोड़िए कमी क्या है, लेकिन एक मेरी शर्त मान लीजिए तो हम शादी करेंगे। बोला क्या शर्त है? तो हमारे गांव में बीच गांव से एक नदी बहती है, उसमें पानी के बदले दूध जो है सो बहा दीजिए तो हम शादी करेंगे। ये तो असंभव बात असंभव सही हुआ कि ठीक है, लौट गए। तो लोगों ने कहा, वो नाना जो थे टोकरी में, वो पूछे क्या बात हो गई? तो ऐसी ऐसी बात कहते हैं, कैसे संभव होगा? अरे बिल्कुल होगा, हम तुमको उपाय बताते हैं। बोला क्या उपाय बताएंगे आप? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम कहो कि ठीक है, हम पानी की जगह दूध की नदी बहा देंगे, हम तैयार हैं। पहले उनको कहो कि नदी से पानी खाली कर दें, हम दूध बहा देंगे। सही। जब ये शर्त रखा तो लड़की पक्ष के लोगों ने कहा जरूर छुपा के किसी बुजुर्ग को लाया है। ये अनुभव उसी के पास है, वही ये जवाब दे सकता है। और तो यहाँ बुजुर्गों की क्या महत्ता है ये साबित हो गई, और फिर शादी हुई। जी। और सबसे बड़ी बात है, आज जो युवा है कई बार अपने बुजुर्गों को किसी के सामने लाने में, या मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग ऐसी हरकत करते हैं जैसे कि कहते हैं बच्चा और बुजुर्ग एक समान हो जाते हैं, तो उनको शर्म आती है। पर मुझे लगता है कि वो उनको अगर बड़ी शान से सामने लाते हैं तो उनकी इज्जत बढ़ती है, वो घटती नहीं है। सही बात है ना? तो ये तो हमें गर्व से अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए और उनके कहने पे चलना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार का या अपने समाज का अच्छा ही सोचते हैं, वो गलत कभी सोच ही नहीं सकते। रश्मि जी, आप तो शिक्षाविद हैं, आप क्या कहना चाहती हैं इस संबंध में हमारे युवाओं को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको अपने बुजुर्गों का कैसे सम्मान करना चाहिए? देखिए, आज का जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की,
उसे एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि आज वो युवा है, कल वो बुज़ुर्ग होगा, और आज जो व्यवहार करेगा वही व्यवहार उसे भी आगे मिलेगा। अगर आज वो अपने छोटे बच्चों के सामने अपने माता पिता, दादा दादी की इज्जत करेगा, तो जो उसके घर में उनके छोटे बाल बच्चे हैं वो अपने माता पिता से ही सीखते हैं। हमारे में कहा भी गया है कि मदर फादर इज़ द फर्स्ट होम एडुकेशन के लिए। तो आज के युवा अगर जो भी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अपने बुज़ुर्गों का इज्जत करते हैं, ध्यान देते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनका रख रखाव करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों को भी कहते हैं कि जाओ बच्चे अपने दादाजी को नाश्ता दे आओ, अपने दादाजी से पूछ लो कि क्या खाना खाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि बच्चा क्या है ना कि वो कनेक्टेड भी रह रहा है। और हम मतलब युवा को ये कहना चाहते हैं कि आज के जो नई युवा पीढ़ी हैं, अपने बाल बच्चे को ना वीडियो गेम देना कि बेटा बच्चा ये गेम खेलता है, वो गेम खेलता है, तो शायद आज के युवा ये नहीं समझ रहे हैं कि वो आपसे दूर हो रहा है, वो मशीन के नज़दीक जा रहा है। और यही चीज़ अगर आप कहिएगा कि बेटा दादाजी के पास ये चाय दे आओ, दादाजी को बिस्किट दे आओ, तो वो मशीन के बदले एक मनुष्य से कनेक्टेड हो। और वो मनुष्य कौन है? वो एक बुज़ुर्ग है, आपके माता और पिता है। तो आप उसे एक दिन बैठा के ये ज्ञान दीजिएगा कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों का ध्यान देना चाहिए, तो वो एक लेसन की तरह लेगा, भूल जाएगा। हर एक चैप्टर पढ़ता है, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, ख़त्म बात। तो ये एक दिन का लेसन तो हो ही नहीं सकता है। इसे अगर आप रेगुलर बेसिस पे घर में वो चीज़ करते हुए दिखेगा, बच्चे को दिखा कि अच्छा मम्मी ने नाश्ता बनाया, जाके दादाजी को दे के आए, दादी जी को दे के आया। एज ए शिक्षाविद, क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि आज जो शिक्षा प्रणाली है, ये शिक्षा प्रणाली कहीं से कहीं इसमें दोष है क्या? क्योंकि पूर्व में जो हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली थी, जो सनातन प्रणाली थी, गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे यहाँ थी, उसमें गुरु की सेवा के साथ साथ माँ बाप की सेवा करने की बात भी कही जाती थी। शिक्षा प्रणाली में कोई दोष नहीं है, मनुष्य की सोच में दोष है। आज भी शिक्षा प्रणाली में वही है कि आप गुरु की इज्जत करें, माता पिता की इज्जत करें। पर सवाल है कि आज एक नया चीज़ जो आ गया है, मशीन से लर्न करना। देखिए, मैं खुद भी कंप्यूटर की टीचर हूँ, मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, पर मेरा एक कहना है कि मशीन को मशीन ही की तरह यूज़ करो। हर वक्त उसे लेके मोबाइल में घुसे रहना। आज के युवा आपसे ज़्यादा समय मोबाइल पे दिखते हैं। आज के युवा के घर में अगर अंकल और आंटी आ गए तो शायद उन्हें प्रणाम करना ना याद हो, पर अगर व्हाट्सएप पे एक मैसेज अंकल ने भेजा है, हाउ आर यू बेटा, तो इमोजी प्रणाम का ज़रूर भेजना आता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि हम ही लोग दोषी हैं कि हम अपने बच्चे को मशीन स्पेसिफिक बना रहे हैं, ना कि ह्यूमन स्पेसिफिक। हमारे समय में अगर देखा जाए तो शायद हमें दिखते के साथ रास्ते पे भी अंकल जी दिख गए तो नमस्ते अंकल, पैर छू के प्रणाम करना। आज के युवा में ये बहुत दूर हो चुका है, आपने भी ध्यान दिया होगा। लेकिन हाँ, वही बच्चा, ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं है, उसे सिखाया गया है, तो वही बच्चे को अगर व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया है तो बहुत अच्छे से पोलाइटली बिहेव कर रहा है। मतलब कि सोशल नेटवर्किंग बेटर हो रहा है इन कंपैरिजन फिजिकल नेटवर्किंग से, जो कि लैक है हमारी सोसाइटी में, लैक कर रहा है। तो इसको जो है, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये बैलेंस करने के लिए ये है कि घर में भी माता पिता को ध्यान देना होगा, स्कूल कॉलेजेस में भी टीचर्स को ध्यान देना होगा, और हम इंसान को, मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को एक ह्यूमन टच का भी एहसास दिलाना होगा। तो वो जो लैकिंग है उस चीज़ को ध्यान देना होगा। अदरवाइज़ हम ये नहीं कह सकते शिक्षा प्रणाली कहीं कमज़ोर हुई है। शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है अभी भी, और शिक्षा कभी कमज़ोर या बुरा तो हो ही नहीं सकता है ना। शिक्षा ऐसा चीज़ है जो अच्छी चीज़ सिखाती है। कि आज जो पश्चिमी देशों में जो शिक्षा प्रणाली है वो हमारे भारत में भी काफ़ी हावी होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ये शिक्षा प्रणाली कहीं न कहीं हमें अपने बुजुर्गों से दूर करता है। ये जो आपने कहा ना वेस्टर्नाइजेशन, ये थोड़ा ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट है। फिर से वही, ग्लोबलाइजेशन एक काइंड ऑफ गुड थिंग है कि हम आज ग्लोबल हो गए हैं, हर चीज़, हर विचार को तुरंत जान जाते हैं। तो आपको ये जान के अचंभा लगेगा कि शायद हम वेस्टर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, पर वेस्टर्न
कंट्री जो है इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। हाँ, यही बात मैं कहना तो चाहता था। फिर से यहाँ दोस्त कौन है? हम ह्यूमन बीइंग ही दोषी है ना, हम इंडियन। हमारा वेस्टर्न कल्चर इनको हमारे इंडियन कल्चर को पढ़ के अडॉप्ट कर रहा है, तो हम क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों छोड़ रहे हैं? इसे लगाम लगाना होगा ना, हमें फिर से इसे रोकना होगा। हमें ये प्रेरणा, जैसे कि कोई बच्चा वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम कह रहे हैं नहीं अच्छा है, मॉडर्न दिख रहा है। हम और आप ही अप्रिशिएट करते हैं। अगर वो बच्चा अमेरिका जाके स्मॉल ड्रेसेस एंड ड्रिंक्स लेके पिक सोशल नेटवर्क पे अपडेट कर रहा है, तो आप देखिए कितने लाइक्स आते हैं। तो क्यों आप लाइक्स कर रहे हैं? ये हमारी इंडियन की ही खामियां है। अदरवाइज एजुकेशन कभी भी गलत चीज़ तो नहीं सिखाता है, अच्छी ही सिखाता है। आप पे निर्भर करता है आप इसे कैसे लेते हैं। हमारे बीच पूर्व आईएएस अधिकारी और बिहार सरकार के कई विभागों को अपनी दक्षता से इन्होंने सुशोभित किया है। ये हैं श्री सुधीर राकेश जी। सुधीर राकेश जी, आपका अपना अनुभव प्रशासनिक क्षेत्र में काम करते हुए क्या हुआ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी समाज में क्या महत्ता है और वो क्यों उपेक्षित हैं? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं कि उनकी कितनी उपयोगिता है जो हमारे आज की युवा पीढ़ी को उसका लाभ लेना चाहिए? मेरे विचार से उपयोगिता सभी की है, बुजुर्गों की भी है। और थोड़ा मैं इस कॉमनली हेल्ड नोशन से थोड़ा अलग विचार रखता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग उपेक्षित हैं। कुछ ऐसे दृष्टांत आते हैं जिनको हम समाज में या मीडिया वाले या सोशल मीडिया वाले उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, लेकिन बहुसंख्य अगर आप देखेंगे तो हमारे समाज में उम्र की आज भी इज्जत है, अनुभव की आज भी इज्जत है। तो उम्र और अनुभव जिनके पास है उनकी इज्जत यूं ही बढ़ती चली जाती है। तो उपेक्षित हैं ये कहना शायद उतना सही नहीं होगा जब तक कि इसके आंकड़े नहीं एकत्रित हों। और अगर एक आध स्मॉल सर्वे या एक आध कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं, कुछ दृष्टांत आ जाते हैं, तो उसके आधार पर ये नहीं समझा जाना चाहिए। उपयोगिता उनकी है, बनी रहेगी। तो एक चीज़ बताएं हमें कि आज इवन बिहार में भी कस्बाई क्षेत्र में भी हमको देखने को मिला है कि ओल्ड एज होम काफ़ी खुलते चले जा रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? क्या जो उनके बच्चे सर्विस के लिए शहर चले गए हैं वो अपने घर पे अकेले अपने बुजुर्ग को नहीं रख सकते हैं, तो क्या अपने साथ नहीं रख सकते हैं? यह तो प्रत्येक परिवार के बारे में देखकर निर्धारण करना होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि बिहार में जो बुजुर्ग केंद्र हैं या वृद्धाश्रम हैं, तो कुल कितनी संख्या होगी? 200, 500? एक में अगर 100 लोग भी रहते हैं तो 50,000। तो यह तो रहने की एक जगह है। इसे हम क्यों समझते हैं कि वो उपेक्षित हैं? नहीं तो इसका मनोवैज्ञानिक असर उन बुजुर्गों पर नहीं होता है? कुछ जगह पर होता होगा जहाँ वाकई उनके बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। नहीं रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनके मॉडर्न लाइफ में ये कहीं बाधक बन जाएंगे। वैसा नहीं है। शहरों में जब माइग्रेशन होता है गाँवों से, तो शहर में एक तो रहने की जो जगह है, फ्लैट्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं गांव के मुकाबले, या पहले से अगर आपका कोई घर है तो उसके मुकाबले। फिर लाइफस्टाइल की कंपैटिबिलिटी भी एक समस्या होती है। बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं बेटा आप खुश रहिए वहाँ पर, मैं यहाँ, हम लोग यहाँ प्रसन्न हैं। ये तो उनके बुजुर्ग कंप्रोमाइज़ करते हैं सिचुएशन से, लेकिन उनके दिल में ज़रूर अपने बेटे पोते के साथ रहने की इच्छा रहती होगी। देखिए, इच्छा रहना एक चीज़ है और साथ जाकर वास्तव में लगातार रहना दूसरी चीज़ है। मैं भी रिटायर्ड आदमी हूँ जी। मैं अपना घर छोड़ के अभी नहीं जाऊँगा। मेरे दोनों बेटे बाहर नौकरी करते हैं, तो हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं कि कितनी बार हम लोग जाकर उनसे मिल लेंगे, कितनी बार वो लोग आकर मिल लेंगे। आजकल के जो युवा हैं, जो अच्छी नौकरियों में हैं, उनके साथ छुट्टी की समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि वो समय नहीं निकाल पाते आने के लिए। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब तक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ना आए तो इतना खर्च करके क्यों आए।
और फिर पूरा परिवार जब आएगा तो उसके आने में भी बहुत खर्च होता है। तो ये समस्या बहुत पहले से भी पहले क्या होता था, एक व्यक्ति कमाने जाता था, वो अकेले जाकर रहता था, तो उसके मन में ये इच्छा नहीं होती थी कि परिवार के साथ रहा जाए, लेकिन उस समय परिवार को लोग साथ नहीं ले जाते थे। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति, हर परिवार की अपनी एक अलग समस्या है जिसके कारण लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं। लेकिन एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा, जो मैंने देखा है, अनुभव किया है, जी कि जिसके माता पिता साथ में रहते भी हैं, उनके बच्चे नौकरी पेशा में भी हैं, लेकिन उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि कभी वो आधा घंटा भी अपने घर के माता पिता के पास बैठ के उनसे बातचीत करें। वो इतने व्यस्त रहते हैं कि घर में रहते हुए अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं। उनको लगता है कि उनके पास बैठ के समय बर्बाद करना है। नहीं, वो इस कारण नहीं बैठते हैं कि उन्हें लगता है कि ये समय की बर्बादी है, इस कारण नहीं बैठ पाते हैं कि समय की कमी है। शहरों में जो भाग दौड़ का जीवन है, उसमें आज के दिन समय सबसे स्केर्स रिसोर्स हो गया है। लोगों के पास समय की कमी सबसे ज़्यादा है। पैसे की कमी बहुत कम लोगों के पास है, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हैं, तो उनके पास पैसे की उतनी कमी नहीं है, समय की कमी सबके पास है। तो वो समय की कमी के चलते है, उसमें हम लोगों को, जैसे मैंने अपना उदाहरण देना ठीक नहीं होगा, बहुत सारे और लोग हैं जिनका उदाहरण मैं देना चाहूँगा। उन्होंने मिल बैठकर यह डिसाइड किया कि भाई रात में खाने की टेबल पे तो सब लोग साथ बैठेंगे। जी बिल्कुल। खाना बनाने में, जिस दिन छुट्टी का दिन है उस दिन घर में पुरुष भी मिल जाएंगे खाना बनाने में, सब साथ मिलकर कुछ देर बैठेंगे, खेलेंगे। तो इस तरह से हर परिवार को अपने लिए उपाय ढूंढने होंगे, तरीके ढूंढने होंगे। यही प्रश्न ये है, इसी प्रश्न पर जो हमारे शिक्षाविद हैं, इनसे बात हो रही थी, समाज सेवी हैं नीलम छाबरा जी, इनसे बात हो रही थी। इन लोगों ने भी अपना अनुभव बताया इस संबंध में, और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे ये जानना चाहता था कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको ये सोचना चाहिए कि जो हमारे बुज़ुर्ग, मेरे माता पिता, दादा दादी, अपनी पूरी जीवन हमको अपने पैर पर खड़ा करने में लगा दिया है, उनकी हमसे उपेक्षा ना हो, क्योंकि वो भी कई आशा लेकर के उनको ऊपर बढ़ाया होगा। नहीं, अगर किसी माता पिता ने आशा रख के बढ़ाया है, तब तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही नहीं है। क्यों हम लोग बुज़ुर्गों को इतना लाचार, कमज़ोर समझते हैं? अरे परिवार तो हम लोग हर दिन बनाते हैं। कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि जो रक्त संबंध हो वही परिवार हो। परिवार में जब बहू आती है, दामाद आते हैं, तो वो तो रक्त संबंध वाले नहीं होते हैं, उनको अपने परिवार में शामिल करते हैं। मेरा परिवार, अगेन आई एम सॉरी, मुझे अपना उदाहरण नहीं देना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार का दायरा इतना बढ़ा लिया है, उनके अगल बगल के, पास पड़ोस के, गांव शहर के सैकड़ों लोग उनके परिवार के, यानी वो वसुधैव कुटुंबकम को मान के चलते हैं कि हमारा जो संतति है यही मेरा कुटुंब नहीं है, पूरा समाज, पूरा विश्व मेरा कुटुंब है, इसको मान के चलना चाहिए। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि ये जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है, समय निकाल के अपने व्यस्ततम समय से थोड़ा समय अपने बुजुर्गों के पास भेजें? बिल्कुल दे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने अपने विचार रखे। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारी युवा पीढ़ी अपने बुजुर्ग के पास थोड़ा समय दे, उससे वो महसूस करेगा कि मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, हमसे बड़े ये हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो महसूस करेंगे कि मैं इनके साथ बैठ के छोटा नहीं हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो दूरदर्शन ने आयोजित किया है, हमारे युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के लिए एक उदाहरण है, एक शिक्षा है। धन्यवाद। नमस्कार।